हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन से आप लोग क्या समझते हैं बच्चों? और रिफ्लेक्शन से उसके नाम में है छुपा हुआ है रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाना। मतलब कोई भी लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्ट कर गया, जिसका नाम इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन भी दो जगह होता है। एक होता है ऐसे, मतलब जो खड़ा जगह में, और एक होता है प्लेन सरफेस जैसे कि मिरर। ठीक है। तो ये जो मिरर हो गया, इस पे पैरेलल लाइट आ रहा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है। अब जैसे आ रहा है ना, वैसे ही ये मूव कर जा रहा है, पैरेलली मूव कर जा रहा है। ठीक है। लेकिन जो खड़ा जगह पे पैरेलल लाइट आया तो सही, लेकिन ये कुछ इधर मूव कर गया, कुछ इधर मूव कर गया, कुछ ऐसे मूव कर गया। ठीक है। इसमें पैरेलली मूव कर जा रहा है, लेकिन उनसे पैरेलली मूव नहीं कर रहा है, जहाँ तहाँ मूव कर रहा है। ठीक है। जैसे ये प्लेन सरफेस पे आया तो ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसे ही मूव कर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे मूव कर जा रहा है, क्योंकि ये सरफेस प्लेन है। तो ये सारा सरफेस जहाँ पे भी लाइट पड़ेगा वो वैसे ही उसको मूव करा देगा। लेकिन जब ऐसे रुखड़ा जगह पे जब ऐसे लाइट आ रहा है तो कुछ ऐसे मूव कर जा रहा है, कुछ ऐसे मूव कर जा रहा है, क्योंकि इसका सरफेस ऐसा है तो ये इसको इधर मूव करा गया। लेकिन इसका सरफेस ऐसे अपवर्ड है, तो हो सकता है ये इसको ऐसे मूव करा दिया। इसका सरफेस थोड़ा सा डाउनवर्ड के थोड़ा सा ऊपर है, तो ये ऐसे मूव करा दिया। ये पूरा ऊपर का सतह है, तो ये हो सकता है ये ऐसे मूव करा दिया। ठीक है। अब देखिए, लाइट का भी ना दो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। ये हम लोग मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, इस पे ना किसी भी प्लेन सरफेस पे उसके 90 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। ठीक है। कैसे भी हो सकता है कि ऐसा हो, तो इसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे एक लाइन बनाते हैं। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है बेटा, ये जो कि जिस सरफेस पे लाइट पड़ रहा है उसके पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। तो और ये जो लाइट आ रहा है ना, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है। इसको इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है। जो लाइट पड़ रहा है और ये जो लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। अब ये देखिए, प्लेन सरफेस है, लाइट ऐसे आया ना, तो जिस पॉइंट पे टच हुआ, जिस पॉइंट पे लाइट पड़ा, उसके पैरेलल, सॉरी उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो। जिस पॉइंट पे टच हुआ उस सरफेस के उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, तो यही हो गया नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे हो गया, जो लाइट आया और रिफ्लेक्ट करके चल जा रहा है, तो इसका तो नाम में ही छुपा है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब लाइट का ये प्रॉपर्टी होता है कि नॉर्मल से जो नॉर्मल से एंगल मेजर करेंगे। ठीक है। नॉर्मल से करेंगे, सरफेस से नहीं करेंगे बेटा। नॉर्मल इसलिए ही हम लोग ड्रॉ किए हैं। ठीक है। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो है वो सेम हो गया। ये हो गया पहला नियम। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का भी वही एंगल होगा।
और ये हर टाइप के सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल रहता है। मान लो कि ये खड़ा सरफेस है, ठीक है, कुछ लाइट आया ऐसे मूव कर गया, कुछ लाइट आया कुछ ऐसे मूव कर गया, कुछ लाइट आया तो ऐसे मूव कर गया, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर टच हुआ है उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। जिस सरफेस पे लाइट फॉल हुआ है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो देख लो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। जिस सरफेस पे लाइट फॉल हुआ उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, तो देख लो ये सेम हो रहा है। तो ये हर सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल है, ये लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लाइट का दूसरा नियम ये भी आसान है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। ये तो आप लोग खैर समझ ही गए होंगे। ये किसी भी सरफेस के लिए ये नियम भी एप्लीकेबल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अगर एक ही प्लेन में लाई नहीं करेगा तो पहले ही नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे का देखते हैं हम लोग। अब देखिए प्लेन मिरर, मतलब कि जो हम लोग मिरर में जो आईना जो होता है ना उसी को प्लेन मिरर कहते हैं, जिसमें हम लोग बाल झाड़ते हैं या फिर मतलब चेहरा देखते हैं, वो हो गया प्लेन मिरर। अब उसका प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का क्या मतलब समझे आप लोग। वर्चुअल का मतलब है मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। अगर वो बाहर बन रहा होता तो वह रियल होता इमेज, ठीक है, लेकिन वो मिरर के अंदर बन रहा है यानी कि वो वर्चुअल हो गया। अगर वो बाहर बन रहा होता ना तो वो रियल इमेज कहलाता। जैसे कि ये देखिए, ये जो परछाई है मेरा, सॉरी ये लाइट की वजह से दिख नहीं पा रहा है आप लोग को, लेकिन कोई भी अगर परछाई है तो वो एक्चुअली रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, पर चूँकि ये मिरर के अंदर बन रहा है ना तो ये वर्चुअल हो गया, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, ये आप लोग को पता है। और मिरर से हम लोग जितना दूर खड़ा हैं, जैसे ये मिरर हो गया, तो जितना दूर हम लोग खड़ा हैं इमेज भी उतना ही दूर बनेगा, ये भी आप लोग को पता होगा। मिरर से हम लोग जितना दूर खड़ा है इमेज भी उतना ही दूर बनेगा मिरर के, ठीक है, मिरर के अंदर ही बनेगा पर उतना ही दूर। और ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग एक लेटर रख दिए मिरर के आगे, तो मिरर में ये इन्वर्ट शो करेगा। अगर हम लोग कोई भी लेटर अगर मिरर के आगे रख दे रहे हैं तो ये ऐसे शो करेगा मिरर में, तो इसी को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ये देखिए, सॉरी, तो ये ऐसे शो करेगा मिरर, ठीक है। मिरर के आगे कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग रख दे रहे हैं तो वो ऐसे इन्वर्टेड शो करेगा, एसिड शो नहीं करेगा। मतलब ये अगर हम अल्फ़ाबेट रखें तो ये ऐसे शो नहीं करेगा, ये ऐसे शो करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्टेड है ये इमेज, ठीक है। अब देखिए, द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्मूथ कुड कंसिडर एज अ कर्व मिरर। मतलब कर्व मतलब कि ऐसे इस शेप में
इस शेप में कोई भी अगर मिरर है तो इसको कहते हैं कर्व मिरर। जैसे कि चम्मच आप लोग का हो गया, ऐसे शेप में रहता है ना, ऐसे शेप में तो रहता है चम्मच, तो यही हो गया कर्व मिरर। ठीक है। The most commonly used type of curved mirror is spherical mirror. The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part. Such mirror whose reflecting surface are spherical called spherical mirror. ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, मतलब इस टाइप का मिरर जो कि स्फेयर शेप में रहता है पर ऐसे कटा हुआ रहता है, इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव और एक हो गया कन्वेक्स। ठीक है। कनकेव और कन्वेक्स से क्या समझे। कनकेव, केव मतलब नाम से ही पता चल रहा है, केव मतलब अंदर, मतलब ये हो गया कि इसका मिरर ये इस केव में है, इस सरफेस पे इसका मिरर है। हम लोग इस सरफेस पे अपना चेहरा देख सकते हैं बेटा। ठीक है। ये केव है, नाम से ही पता चल रहा है केव मतलब इस तरफ हम लोग केव में हम लोग अपना देख सकते हैं चेहरा, ये सब। और कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर मतलब क्या समझे, मतलब हम लोग इस सतह पे, ये ऊपरी सतह पे हम लोग अपना चेहरा ये सब देख सकते हैं, मतलब इमेज इस सतह पे फॉर्म होगा। ठीक है। कनकेव मतलब इस सतह पे इमेज फॉर्म करेगा और कन्वेक्स मतलब इस सतह पे ऐसे इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है। अब देखिए, बिफोर वी मूव फर्दर ऑन द स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म। दिस टर्म कॉमनली यूज्ड एज अ डिस्कशन अबाउट a spherical mirror. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is point pole. It's lie on the surface of the mirror. Pole is usually represented by the P. मतलब कोई भी लाइट ऑफ रे आ रहा है, मतलब लाइट आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट तो कर जाएगा ना बेटा। लाइट आया तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना। लाइट आ रहा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, लाइट आ रहा है ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे लाइट पड़ा और जिस उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा, हमने नियम पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। तो जिस पॉइंट पे पड़ रहा है उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे लाइट पड़ा उसी को हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है। जिस पॉइंट पे पड़ा उसी को हम लोग कहेंगे पोल। ठीक है। ये देखिए, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द ये जो मिरर है ना, इसका सेंटर को हम लोग कहेंगे पोल। ठीक है। बेटा, ये जो मिरर है इसका जो सेंटर है इसको हम लोग कहेंगे पोल। ठीक है। ये जो मिरर है इसका जो सेंटर है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है। मिरर है, इसका जो सेंटर है इसको हम लोग कहेंगे पोल। ठीक है। और ये पी से रिप्रेजेंट होता है पोल। ठीक है। ये टर्म आप लोग को याद रखना है। The reflecting surface of a spherical mirror form a part of the sphere. ये स्फेयर टाइप में होता है, मैंने आपको बताया ही। This sphere has a center. The point is called center of curvature of the sphere that is represented by the C.
यानी कि ये जो सेंटर है ना, ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो जैसे कि मिरर है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कनकेव मिरर है, ठीक है। तो यह तो एक स्फीयर का ये टुकड़ा रहता है, ठीक है। तो मान लिया कि अगर ये स्फीयर कंप्लीट रहता, स्फीयर अगर कंप्लीट रहता, ये इमेजिनरीली हमने मान लिया, तो ये हो गया, ये इसका सेंटर है, ये तो ये मिरर का सेंटर है, ये पोल हो गया, ठीक है। अब ये स्फीयर का जो सेंटर होता वो तो यहाँ होता ना बेटा, स्फीयर का सेंटर यहाँ पे होता, तो वही ये मान लिया कि ये कनकेव मिरर है, तो इसका ये सेंटर पोल हो गया। अगर ये स्फीयर रहता तो इसका सेंटर यहाँ कहीं रहता, ठीक है। तो इसी को हमने कह दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये मिरर का सेंटर पोल हो गया, लेकिन अगर ये मिरर पूरा अगर एक स्फीयर रहता तो इसका जो सेंटर रहता, इसी सेंटर को हमने कह दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मिरर का सेंटर, मिरर के ऊपर जो सेंटर है उसको हमने पोल कह दिया, लेकिन ये अगर कंप्लीट अगर स्फीयर रहता तो इसका जो सेंटर रहता, इसे हमने कह दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये सी से डिनोट होता है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। मैंने आपको बताया मिरर का पार्ट नहीं है, ये एक सेंटर पर लाई कर रहा है, ठीक है। It lie outside the reflecting surface. The center of curvature of concave mirror lie in the front. ये देखिए, ये मिरर के आगे लाई कर रहा है, ठीक है। But it lie behind in the convex mirror, ठीक है। तो ये जो मिरर हो गया, तो ये इस साइड लाई कर रहा है, तो इसके ये इमेज तो इस सरफेस पे बन रहा है ना, तो इस सरफेस के पीछे जो है ये जो सेंटर है इसका कर्वेचर ये हुआ, ठीक है। नहीं समझे आप लोग? ये देखिए, ये एक कनकेव मिरर हो गया, ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है इस सतह पर कर रहा है ना, तो इस सतह के आगे ये कर्वेचर है, तो ये सतह के आगे नहीं ये कर्वेचर हुआ, लेकिन यह कन्वेक्स मिरर है वो इस सतह पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस सतह पे फॉर्म कर रहा है, तो इस सतह के ये तो पीछे ना ये सेंटर है, तो ये पीछे हुआ इसका कर्वेचर, ठीक है। The radius of the surface, हाँ ये जो होगा रेडियस होगा, ये इसका रेडियस हो गया, जैसे कि सेंटर पे लाई कर रहा है, तो ये डायमीटर हुआ, तो ये टुकड़ा रेडियस हुआ ना, तो वही ये रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये रेडियस का भी अगर आधा कर देंगे, मतलब ये पार्ट, तो ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस, ये इसका हम लोग फोकस इस टर्म को कहेंगे। मतलब जो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उसका भी हाफ हम लोग कर देंगे, तो ये हो गया फोकस, इसको हम लोग फोकस कहेंगे, ठीक है। हाँ, और ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये पोल हो गया ना, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये स्फीयर रहता तो ये रेडियस होता ना, तो ये रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और अब ये रेडियस का भी आधा हो गया, तो ये हो गया फोकस, ठीक है। तो ये तीनों
एक ही लाइन में लाई कर रहा है, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल। तो ये नॉर्मल तो इमेजिनरी लाइन था ना। सिमिलरली ये एक ही लाइन पे, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ है तो ये यहाँ तो ये यहाँ, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, सेंटर पे ही है सब, सारा टर्म सेंटर पे है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये एक इमेजिनरी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल ऑफ द मिरर एज इट्स पोल। ठीक है, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के पहले ना हम लोग ये चीज़ समझेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ हमने नहीं समझा ना तो इमेज फॉर्मेशन में आप लोग को दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या है? ये देखिए, ये हो गया पोल। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका आधा ये हो गया फोकस। ये एक ही लाइन में लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा ये हो गया फोकस। ये तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, और इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए इसका नियम क्या कहता है। पहला नियम तो सेम है कनकेव और कन्वेक्स के लिए। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स में भी चूंकि हमने देखा कि एक पार्ट ऑफ स्फीयर होता, भले ये कन्वेक्स है लेकिन ये भी तो एक स्फीयर का ही टुकड़ा है ना, एक स्फीयर का ही पार्ट है ये भी। तो पोल तो यहीं पे होगा ना, फोकस भी यहीं पे होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहीं पे होगा, क्योंकि एक स्फीयर का ही टुकड़ा है। भले ही इमेज इस सतह पे बन रहा है, लेकिन ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहला नियम तो बहुत ही आसान है, हमने पढ़ा। हर सरफेस, हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है हर सरफेस के लिए। तो इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे गिरा, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दो, तो ये नॉर्मल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो गया। जिस सतह पर ये फॉल हुआ उस सतह के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दो। तो ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हुआ। ठीक है, ये हर पॉइंट, हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। देखो, कन्वेक्स मिरर बेटा एक स्फीयर का ही ना टुकड़ा हो गया, जैसे कि कनकेव मिरर एक स्फीयर का ही टुकड़ा था, जिसकी वजह से फोकस यहाँ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ तो नहीं ना होगा, क्योंकि स्फीयर ये इस तरह से बन रहा है, तो भले ही ये इमेज भले इधर फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये स्फीयर का टुकड़ा तो ऐसा ही होता ना। तो इसका जो सेंटर है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इसको ये बीच वाले पॉइंट को फोकस कहेंगे, पोल कहेंगे, आई एम सॉरी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा को हम लोग फोकस कहेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म तो आप लोग को क्लियर है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता। अब देखिए दूसरा
चीज। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये देखिए दूसरा हमने कनकेव मिरर लिया, इसके लिए बना दिया। देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ मैं। ठीक है। तो कोई भी लाइट अगर फोकस से जाएगा, ये लाइट जा रहा है क्या रहा है, इसका एरो बनाना जरूरी है। और ये रे डायग्राम ना एग्जाम में आता है, तो ये रे डायग्राम में मैं आप लोग को बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन का। कोई भी लाइट अगर फोकस से पास हुआ तो ये पैरेलली ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, इसको आप लोग को याद रखना है। कोई भी लाइट अगर फोकस से पास हो रहा है तो ये पैरेलली ऐसे मूव कर जाएगा। कहीं से भी लाइट पास हो रहा है, अगर ये इधर से फोकस से पास हुआ, फोकस से पास होकर अगर मिरर पे टकरा रहा है तो ये पैरेलली ऐसे मूव कर जाएगा। फोकस से पास होकर अगर पैरेलली अगर टकरा रहा है तो ये फोकस से पास होकर अगर मिरर पे टकरा रहा है तो पैरेलली ऐसे मूव हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पर कैसा भी लाइट इधर से आया, फोकस से पास हुआ, टकराया तो पैरेलली ऐसे मूव कर गया। ठीक है। और अब इसी का उल्टा भी होता है, रिवर्स। देखिए कोई भी लाइट अगर पैरेलल आएगा ना, पैरेलल आएगा अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है, देखो जैसे कि ये लाइट है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं ना है बेटा। ये लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल तो नहीं ना है, बट ये है, ये लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। तो पैरेलल अगर आ रहा है तो ये फोकस पे जाके टकराएगा। ठीक है। फोकस से मूव कर जाएगा। ठीक है। कहीं से भी पैरेलल या इधर से भी पैरेलल आए तो ऐसे फोकस से मूव कर जाएगा। ठीक है। इधर से भी अगर पैरेलली आया तो ऐसे फोकस से मूव कर जाएगा लाइट। ठीक है। कोई भी अगर लाइट फोकस से अगर टकराते हुए अगर मिरर पे जा रहा है तो ये पैरेलली मूव कर जाएगा, लेकिन अगर पैरेलली आ रहा है तो फोकस से मूव करेगा। ठीक है। कोई भी लाइट अगर फोकस के थ्रू, फोकस को टच करते हुए अगर मिरर पर टकरा रहा है तो ये पैरेलली मूव कर जाएगा। लेकिन अगर कोई भी लाइट अगर पैरेलली आ रहा है, पैरेलली का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। पैरेलली अगर आ रहा है तो ये फोकस पे टकराएगा और इसको टकराते हुए मूव करेगा। ठीक है। कहीं से भी। अब देखिए अगर कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को छूते हुए मिरर से टकरा रहा है तो ये सेम पाथ में ये फॉल करे, सेम पाथ से ही ये चला जाएगा, मतलब टकरा के इसी पाथ में जाएगा। ठीक है। मान लो कि ये एक सोर्स है। ठीक है। यहाँ से अगर लाइट जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को छूते हुए इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो अब ये इसी पॉइंट पे ये मूव कर जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही टकराते हुए चला जाएगा। ठीक है। लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही टकराते हुए चला जाएगा। ठीक है ना। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन क्या हुआ, तो ये हो गया 0। ठीक है। क्योंकि इस सतह इस पॉइंट पर टच हुआ, अगर इसका परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल इसे सतह पर आएगा। ऐसे आप लोग को ऐसे ड्रॉ किया हुआ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन रियल में ऐसा ही होता है बेटा, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों 0 हो गया। ठीक है। तो
तो ये कर्वेचर से अगर पास हो रहा है तो कर्वेचर को छूते हुए चला जाएगा। अगर छूते हुए अगर ये मिरर पर टकरा रहा है तो वापस जाके छूते हुए इस पाथ पे चला जाएगा। और अभी ये देखिए, ये तो खैर हमने पढ़ ही लिया, बट ये बुक में अलग से भी दिया हुआ है। जैसे कि ये पोल पे अगर टकरा रहा है तो ये ऐसे चला जाएगा। ये तो खैर हमने पढ़ लिया कि ये, क्योंकि अगर इसका हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। अगर पोल पे टकराया यानी कि सेंटर पे टकराया है, ठीक है, मिरर का सेंटर पे टकराया है, तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर हम लोग लाइन ड्रा करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ज़्यादा वैसे हो सकता है आप लोग को अभी दिक्कत है, बट ये वैसा है नहीं, ठीक है। ये मान लीजिए कि पहले कनकेव मिरर का पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, इन्फिनिटी का मतलब जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर फोकस अगर 10 सेंटीमीटर पे हुआ, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर पे हुआ फोकस, और ऑब्जेक्ट हो गया 2 मीटर दूर, तो वो हो गया इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है ना तो उसका लाइट हमेशा पैरेलल ही आता है। हमने पढ़ा इन्फिनिटी पे कोई भी है तो उसका लाइट हमेशा जो भी आएगा वो पैरेलल ही आएगा, वो पैरेलल ही आएगा। अगर वो पैरेलल आ रहा है तो ये फोकस से टकरा के चला गया, ठीक है। कैसे भी कर लो, कैसे भी, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा भी है। वैसे तो बहुत लाइट ऐसे एक या दो नहीं बहुत आता है, लेकिन हम लोग 2 ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ऐसा गंदा नहीं दिखना चाहिए ना, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इसका लाइट हमेशा पैरेलल आएगा, और पैरेलल आएगा तो फोकस से टकराते हुए चला जाएगा, ठीक है। ऐसे फोकस से टकराते हुए चला जाएगा। तो ये देखो, पैरेलल आया, फोकस से टकराते हुए गया, पैरेलल आया, फोकस से टकराते हुए गया। जब एक से ज़्यादा लाइट अगर एक ही जगह पे मीट करेगा तो इमेज वहीं पे बन जाएगा, ठीक है। तो इमेज वहीं पे बन गया, तो ये देखो इसका इमेज यहाँ पे बना है, ठीक है। इसका इमेज यहाँ पे बन गया, ठीक है बेटा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बना, ठीक है। अब इन्फिनिटी के बाद क्या हो सकता है बेटा, ठीक है। मतलब कर्वेचर के थोड़ा सा पहले कह सकते हैं, थोड़ा सा बाद मतलब कह सकते हैं। पोल फोकस कर्वेचर के थोड़ा सा बाद कह सकते हैं। हाँ, और ये देखिए एक और चीज, ये जो इमेज बनाई है आपको कैसा दिख रहा है, ये भी फोकस पे टकरा है, ये भी फोकस पे टकरा है। तो ये इमेज एकदम छोटा दिख रहा है ना, क्योंकि एक ही जगह पे टकरा के बन रहा है। एक ही जगह पे कहीं इतना इधर बन
ना इधर टकरा है ना इधर, एकदम एक पॉइंट साइज का बन रहा है, तो इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश। ठीक है, तो इस इमेज को कहेंगे हम लोग हाईली डिमिनिश। ठीक है, और चूँकि ये मिरर के अंदर नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है, मिरर के बाहर बन रहा है टकरा के, तो ये रियल और इन्वर्टेड कहेंगे। और ये हाईली डिमिनिश मतलब एक पॉइंट शेप, पॉइंट साइज का बन रहा है। और ये कर्वेचर के थोड़ा सा इधर कोई भी इमेज अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, कर्वेचर के थोड़ा सा इधर तो पहला तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ हमेशा वैलिड होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ये लॉ हमेशा वैलिड होता है। तो ये देखिए अब सेकेंडरी ऑफ लाइट मतलब आप लोग किसी भी नियम से आप लोग अलग अलग नियम से आप लोग लाइट फॉल करवा सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि इसका लाइट अगर पैरेलल मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका लाइट हर तरीके से आ रहा है। ठीक है, हर जगह से आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी पे है तो कैसे भी आएगा, वो किसी भी सतह से आएगा, वो पैरेलल ही आएगा। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसका हर जगह से आ रहा है, लेकिन हर जगह हर सतह से आ रहा है, लेकिन हो सकता है अलग अलग नियम भी लगा सकते हैं। तो इसका देखिए, इसका मान लीजिए कि एक लाइट है जो पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो ये फोकस से पास होगा ना बेटा, फोकस से पास होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे टच किया, तो ये सी के थोड़ा सा अगर बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज सी के थोड़ा सा पहले बनेगा। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इतना दूरी पे बना है, तो मतलब ये इमेज ऐसे बनेगा। ऐसे कैसे, क्योंकि ये तो यहाँ पे टकराया। तो ये नियम है हम लोग का कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊपर या नीचे रहेगा उतना बड़ा या छोटा इमेज बनेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा था, इसीलिए पॉइंट साइज का बन रहा था। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा सा नीचे बना है, तो ये थोड़ा सा डिमिनिश हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट एकदम बड़ा है लेकिन इमेज थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये डिमिनिश हो गया, ये हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज का था, बट ये डिमिनिश हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देंगे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया कि ये एरो है, तो इसी को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, तो मान लिया कि इसका लाइट अगर पैरेलल आ रहा है तो ये फोकस से जाके मूव करेगा। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। तो ये कर्वेचर पे आ रहा है, तो इस एक्चुअली इस पॉइंट पे मीट करेगा। ये हाथ से बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट इस पॉइंट पे मीट करेगा और इस पॉइंट पे मीट किया। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जा रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, बट नीचे बन रहा है। तो ये सेम हो गया, ऑब्जेक्ट सेम हो गया, सेम साइज का। ठीक है, और बाकी का चूँकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे। ये भले ये 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन मुझे एक्चुअली 1 घंटा लग गया रिकॉर्ड करने में। ठीक है, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में फिर आप लोग को भी दिक्कत होगा, और इसका साइज भी बड़ा हो जाता है ना चूँकि वीडियो का, तो चूँकि साइज बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है। जैसे कि 30 मिनट का है वीडियो, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था 33 मिनट का, तो 750 MB का था, तो फिर ऐसे दिक्कत होता है मुझे भी। ठीक है, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।